चलिए बाबू, सबको गुड मॉर्निंग है। और आप लोग आज फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का थर्ड पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके हैं जिसमें हम बताए थे पुष्प पत्र के बारे में, और सेकेंड पार्ट भी पढ़ा चुके हैं जिसमें हम बताए थे पुकेसर पुकेसर के बारे में। और आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे पुकेसर से आगे लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, परागकोश, परागकण, ये सब की व्याख्या होगी। तो आप लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे कि कल की जो लेक्चर थी परागकोश के बारे में, किसके बारे में? परागकोश, यानी कि पुकेसर के 3 भाग होते हैं। तो पुकेसर के जब 3 भाग होते हैं तो पहला हो गया परागकोश, दूसरा योजी और तीसरा फिलामेंट। परागकोश का काम बता दिए थे। परागकोश में कितने लोब होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं और उसमें कितने थेका होते हैं, सब बता दिए थे। योजी के काम में कनेक्ट करना, जो पालू को जोड़े, ठीक है, फिलामेंट को जोड़े परागकोश से, उसको क्या बोलते हैं? योजी। और जो फिलामेंट है बाबू, तो फिलामेंट मतलब तंतु होता है, तंतु डंठल आकार का होता है, समझ गए? तो आज हम लोग व्याख्या करेंगे कि परागकोश में, परागकोश को कल बताए थे हम कि परागकोश को जब अनुप्रस्थ काट करते हैं तो उसमें 4 चैम्बर दिखाई देता है, 2 लोब दिखाई देता है, और परागकोश में के चारों कोने पर हमारा लघु बीजाणुधानी दिखाई देता है, समझ गए? तो बाबू आज लघु बीजाणुधानी का हम लोग अनुप्रस्थ काट करेंगे। तो लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 4, ठीक है। तो फिगर देखिए बोर्ड पे और समझिए। यहाँ पे बच्चों देखिए, ये हमारा लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट है जो परागकोश के चारों तरफ पाया जाता है, समझ गए? तो लघु बीजाणुधानी के 4 परत यहाँ पर लिख लेंगे पहले क्वेश्चन कि लघु बीजाणु धानी का अनुप्रस्थ काट, ठीक है, लघु बीजाणु धानी का अनुप्रस्थ काट। तो बाबू ये लघु बीजाणु धानी हो गया, इसका अनुप्रस्थ काट का फिगर है। आप लोग बढ़िया से फिगर को समझिएगा। इसमें मुख्य रूप से कितने लेयर होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला देखिए, यहाँ पर देखिए, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथेसियम हो गया, मिडल लेयर हो गया और टेप्टम हो गया। ये 4 इसका मुख्य लेयर है, समझ गए? किसका? लघु बीजाणु धानी का। और इसमें 3 का एक ही काम है, लेकिन टेप्टम का अलग काम है। समझेंगे कि जो एंडोथेसियम है, एपिडर्मिस है और मिडल लेयर है, इन तीनों का एक ही काम है, परंतु टेप्टम का अलग काम है। टेप्टम का काम है कि परागकोश को भोजन देना, पोषण देना, शक्ति देना, समझ गए? किसका काम है? टेप्टम का। और मिडल लेयर, एपिडर्मिस और एंडोथेसियम का काम है कि जो हमारा परागकोश है उसको बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करना, तथा उसके साथ साथ स्फुटन का कार्य करता है, यानी कि उसको खोलने का काम करता है, परागकण को निकालने का काम करता है। कौन? मिडल लेयर, एपिडर्मिस, एंथेसियम, ठीक है। और टेप्टम का काम है पोषण देना। क्या देना? पोषण देना। तो यहाँ बेटा लिखेंगे क्वेश्चन में लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का सचित्र व्याख्या, समझ गए? संक्षेप में किसमें लिखेंगे हम लोग? संक्षेप में, समझ गए? तो आप लोग ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे कि लघु बीजाणु धानी के अनुप्रस्थ काट में 4 स्तर को दिखाया गया है।
4 स्तर को दिखाया गया है, जिसमें पहला मान लेंगे एंडोथेसियम, दूसरा ले लेंगे एपिडर्मिस, तीसरा ले लेंगे बच्चों मिडल लेयर्स, चौथा ले लेंगे टेपिटम, TAPETUM, टेपिटम। समझ गए? ये 4 लेयर हैं। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ गए? अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि तीनों का कार्य एक ही है और इसका कार्य अलग है। इसका कार्य है प्राकोष को पोषण देना। प्राकोष को क्या देना बाबू? पोषण देना। इसका काम है, एंडोथेसियम, एपिडर्मिस और मिडल लेयर्स का काम है, तीनों का एक ही काम है, लिखेंगे प्राकोष को बाहरी पदार्थों से सुरक्षा करना। बाहरी पदार्थों से सुरक्षा करना। अब बच्चों समझेंगे। अब बोलेगा सर लघु बीजाणुधानी कहाँ पाया जाता है? हम कल बताए थे ना प्राकोष के बारे में कि प्राकोष में 4 चैम्बर होते हैं, 2 पाली होते हैं। जब प्राकोष के अनुप्रस्थ कार्य करते हैं तो इसके चारों तरफ लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। तो लघु बीजाणुधानी का हमने अनुप्रस्थ काट करके दिखाया कि लघु बीजाणुधानी में 4 स्तर होते हैं, जिसका नाम है एंडोथेसियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर और टेपिटम। ये तीनों का काम है प्राकोष को बाहरी पदार्थों से सुरक्षा करना, तथा लिख लीजिएगा यहाँ पे, तथा स्फुटन का कार्य करता है। स्फुटन का कार्य करता है। समझ गए आप लोग? स्फुटन का कार्य करता है, ठीक है। और टेप्टम का काम है प्राकोष को पोषण देना। जल्दी बाबू स्क्रीनशॉट मान लीजिए। समझ गए? लिख लीजिए फटाफट। और प्राकोष भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी प्राकण भी बोल सकते हैं, प्राकण, ठीक है। प्राकण भी कर सकते हैं यहाँ, प्राकोष या प्राकण भी यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राकोष या प्राकण को क्या करता है? सुरक्षा देता है, तथा प्राकोष या प्राकण का पोषण देता है। कौन? टेपिटम। लिख लिए? अब समझेंगे अब कि सर ये लघु बीजाणुधानी था। अब होता है लघु बीजाणु प्राकण और लघु बीजाणु जनन, ठीक है। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोजेनेसिस मतलब होता है लघु बीजाणु जनन। तो सर लघु बीजाणु जनन क्या होता है ये भी जान लेंगे। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, समझ गए? तो हम लोग इसके बाद अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं लघु बीजाणु जनन में, ठीक है। फिर से मिला लो बाबू। लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट सचित्र व्याख्या करें, ठीक है। लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट में 4 स्तर को दिखाया गया, एंडोथेसियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर्स और टेपिटम। इन तीनों का काम है प्राकोष या प्राकण के बाहरी पदार्थों से सुरक्षा करना तथा स्फुटन का कार्य करना।
समझ गए। और टेप्टम का काम है पराकोष या पराकण का पोषण देना, समझ गए। तो बाबू इसको फटाक दे उतार लीजिए और लिखिएगा क्वेश्चन कि लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। चलिए इसको क्लीन कीजिए। ध्यान देंगे, लिखेंगे क्वेश्चन लघु बीजाणु जनन, ठीक है, लघु बीजाणु जनन माइक्रो स्प्रोजेनेसिस, माइक्रो स्प्रोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन क्या है, ठीक है। लिखेंगे लघु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणुधानी में उपस्थित, लघु बीजाणुधानी में उपस्थित लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा, ठीक है, लघु बीजाणुधानी में उपस्थित लघु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बनने की क्रिया, बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाता है, समझे। ध्यान देंगे लघु बीजाणु जनन क्या होती है, लघु बीजाणु जनन क्या होती है। तो बाबू लिखेंगे कि लघु बीजाणुधानी में उपस्थित लघु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाता है, समझ गए। तो बाबू पहले ये जानेंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या होती है। हमने बोला लघु बीजाणुधानी में, यहाँ समझेंगे लघु बीजाणुधानी, तो लघु बीजाणुधानी कहाँ पाया जाता है, तो प्राकोष के अंदर, जब प्राकोष के अनुप्रस्थ काट किए थे तो बोले को चारों भाग में, चारों ओर लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। तो उसी लघु बीजाणुधानी में उपस्थित क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित होता है और उसी कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है और यही बनने की क्रिया हमारा लघु बीजाणु जनन कहलाता है या माइक्रो स्प्रोजेनेसिस कहलाता है, समझ गए, समझ गए बाबू। लघु बीजाणुधानी कहाँ पाया जाता है, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है और उसी मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु बनता है और बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, समझ गए। हमने इससे पहले बताया कि लघु बीजाणु जनन क्या है, तो लघु बीजाणु जनन का हमने परिभाषा बोर्ड पर लिख दिया और समझा भी दिया। इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए और जिसको समझ में नहीं आएगा वह कमेंट में लिख देंगे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं बाबू। चलिए एक बात और समझेंगे हम लोग यहाँ पे, एक क्वेश्चन और डाल लेंगे। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है। तो पुष्प के नर युग्मक भेद के प्रथम कोशिका को, पुष्प के नर युग्मक भेद के प्रथम कोशिका को लघु बीजाणु कहते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे, पुष्प के
नर युग्मक भीद के कोशिका प्रथम कोशिका लघु बीजाणु कहलाता है। समझ गए? देख लीजिए ध्यान से। समझ गए? लघु बीजाणु किसे कहेंगे बाबू? तो पुष्प के नर युग्मक भीत के प्रथम कोशिका को क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? कि लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी कहाँ पर रहता है? प्रकोष्ठ के अंदर। प्रकोष्ठ के जब अनुप्रस्थ काट किए थे तो दिखाए थे लघु बीजाणु धानी, ठीक है। उसमें उपस्थित एक मात्र कोशिका होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है। उसी के द्वारा लघु बीजाणु बनता है। लघु बीजाणु की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु जनन। अब बात बन के लघु बीजाणु होता क्या है? तो लघु बीजाणु पुष्प के नर युग्मक भीद के प्रथम कोशिका होती है। कौन कोशिका होती है? प्रथम कोशिका होती है। समझ गए? आगे चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे बाबू यहाँ पे परागकण यानी कि पोलेन ग्रेन, ठीक है। परागकण समझ गए बच्चों? लिखेंगे कि जब लघु बीजाणु चारों तरफ से विघटित होकर अलग अलग कणों में फैल जाता है तो उसे परागकण कहते हैं। ध्यान से बाबू आप लोग उतार लीजिए, ध्यान से देखिए और जहाँ समझ में नहीं आता पूछिए। तो बाबू परागकण देखिए लिखे हैं कि जब लघु बीजाणु चारों तरफ से विखंडित, देखिए सॉरी बाबू यहाँ विखंडित नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ध्यान देंगे। जब लघु बीजाणु चारों तरफ से कठोर बिखरे परत का निर्माण करता है तो उसे परागकण कहते हैं। समझेंगे बच्चों? ध्यान देंगे कि जब लघु बीजाणु चारों तरफ से कठोर हो जाएगा, अब बिखर के एक परत का निर्माण करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं परागकण। समझ गए? और यही परागकण निकलकर किसी भी विधि द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा, कीड़े मकोड़े द्वारा या मधुमक्खियों द्वारा या पंछुओं द्वारा, जैसे भी ये स्त्रीकेसर के
वर्तिकाग्र पर जाकर मिलता है, तब जाकर पोलिनेशन की क्रिया होती है। समझ गए? तो एक बार रिपीट कर लेंगे बाबू। कल हम बताए थे, कल बताए थे हम लोग कि हमारे पुकेसर के 3 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, दूसरा योजी, तीसरा तंतु। परागकोश में 2 लोब होते हैं, ठीक है। परागकोश में 4 चैम्बर होते हैं। परागकोश को जब हम अनुप्रस्थ काट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि चारों तरफ से लघु बीजाणुधानी पाया जाता है, और उसी लघु बीजाणुधानी में हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो लघु बीजाणु बनाने की क्रिया करती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। समझ गए? लघु बीजाणु जनन, समझ गए? और जो पराग कण होता है, तो पराग कण कहाँ पाया जाता है? तो लघु बीजाणु ही, जब लघु बीजाणु ही जब चारों तरफ से कठोर होकर एक खुदरा परत का निर्माण करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पराग कण। क्या बोलेंगे? पराग कण। जब लघु बीजाणु चारों तरफ से कठोर होकर खुदरा मतलब बिखरे हुए परत का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पराग कण। समझ गए? और यही इस परागकण से एलर्जी भी होती है, ठीक है। इस परागकण से क्या होती है? एलर्जी भी होती है। जहाँ पे अधिक मात्रा में फुलवारी बगीचा लगाया जाता है, तो वहाँ पे जो माली और मालिनी जो उसको रखवाला होते हैं, तो कभी भी देखिए को मास्क लगाकर उसका रखवाला करते हैं। नहीं तो जब पोलिनेशन की क्रिया कीटाणुओं द्वारा होगा, हवा द्वारा होगा, तो उनको उसके द्वारा उस रखवाले को, जो माली और मालिनी है, उनको क्या होगा? एलर्जी होगा, जिसमें दम्मा अस्थमा की बीमारी हो सकती है। समझ गए? अब देखिए परागकण को सुरक्षा कौन करता है, ठीक है। तो परागकण को सुरक्षा कौन करता है, अब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको फटाक दे बाबू उतार लीजिए। आगे लिखेंगे हम लोग, मिटाने इसको, ध्यान दो बाबू। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। समझिए, स्पोरोपोलेनिन होता है जो परागकण को धूप से, वर्षा से, बाहरी हवा से, जल से सुरक्षा देता है। समझ गए? स्पोरोपोलेनिन ये परागकण को सुरक्षा देता है। लिखेंगे स्पोरोपोलेनिन पराग कण को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। फटाफट उतारिए बाबू इसको। ठीक है, यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। यह एक प्रकार का रासायनिक परत है जो परागकण के, जो मिला लेंगे बाबू, स्पोरोलेनिन परागकण के बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक प्रकार के रासायनिक परत है जो परागकण के एंजाइम, जो परागकण के एक जाइन परत में उपस्थित होता है। जो परागकण के एक जाइन परत में उपस्थित होता है।
समझ गए? फिर से बाबू लिख लो, मिला लो कि स्पोरोपोलेनिन क्या है? तो स्पोरोपोलेनिन परागकण को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक प्रकार का रासायनिक रासायनिक पदार्थ होता है। रासायनिक पदार्थ है बाबू, यहाँ पर सॉरी, रासायनिक पदार्थ है जो परागकण के एक जाइन परत में उपस्थित होता है। समझ गए? ठीक है। अब देखो और फिर से समझ लो, इसका काम क्या है? परागकण को सुरक्षा देना। इसका काम क्या है? परागकण को सुरक्षा देना। समझ गए? परागकण को सुरक्षा देना। लघु बीजाणु क्या होता है बता दिए। लघु बीजाणुधानी क्या होता है ये भी बता दिए। और लघु बीजाणुधानी जनन क्या होता है ये भी बता दिए। तो आप लोग बाबू ध्यान से एकदम देखेंगे और जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में लिखिएगा, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। समझ गए? आगे चलते हैं बच्चों। लिखेंगे परागकण से एलर्जी भी उत्पन्न होता है। परागकण से एलर्जी भी उत्पन्न होता है, जैसे में अस्थमा नामक बीमारी। अस्थमा नामक बीमारी। समझ गए? समझ गए? तो परागकण से एलर्जी भी उत्पन्न होती है। इसलिए हम बताएं ना कि जो बगीचे के रखवाला करते हैं वह अधिक मात्रा में क्या करते हैं कि मास्क वॉक्स और सुरक्षित से फुलवारी का रखवाला करते हैं। समझ गए? आगे देखेंगे कि इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बाबू परागकण से समझ गए एलर्जी होती है, अस्थमा नामक बीमारी होती है और बहुत सारे बीमारी होते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग कि परागकण का यहाँ पे क्वेश्चन 2 आएगा। देखिए, परागकण के अंकुरन का सचित्र वर्णन करें और नहीं तो लघु युग्मक जनन प्रक्रिया का वर्णन करें। दोनों क्वेश्चन में से कोई पूछता है तो आप यही उत्तर दीजिएगा। देखिए, जब है जो फिगर देख रहे हैं कि जब हम परागकण परागकोश से मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वह 2 केंद्रक बनाएगा। कितने बनाएगा? 2। कितने बनाएगा? 2। ठीक है। एक यहाँ पे बड़ा केंद्रक होगा और एक छोटा केंद्रक होगा। तो जो बड़ा केंद्रक होगा उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाले को क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। ठीक है। तब इसके बाद परागनालिका का निर्माण होता है। किसका होता है? परागनालिका का। यहाँ पर देखिए 2 नर युग्मक बने हैं, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? परागनालिका का। किसका निर्माण हो रहा है? परागनालिका का। जिस तरह परागकण बाहर आएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखे हैं कि सामान्यतः जब परागकण परागकोश से मुक्त हो जाता है तो उसके केंद्रक 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाता है। जब परागकण परागकोश से मुक्त होता है तो इसके केंद्रक 2 असमान कोशिकाओं में क्या होता है? वो बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए परागकोश से परागकण मुक्त हो रहा है, केंद्रक यहाँ पर लिखे हैं ना, मुक्त हो रहा है। अब मुक्त होते ही ये कितने कोशिकाओं में बट गया? 2। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो बड़े वाले को लिखे यहाँ पर, जिसमें बड़े कोशिका हो उसको वेजिटेटिव सेल कहेंगे, और जिसमें छोटे कोशिका हो उसको जनरेटिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? जनरेटिव सेल। ठीक है। और यही जनरेटिव सेल जब आगे विभाजित होगा तो वह 2 नर युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है। जनरेटिव सेल आगे विभाजित होगा तो कितने नर युग्मक का निर्माण करेगा? 2 नर युग्मक का निर्माण करेगा। समझ गए? तब कुछ समय बाद परागकण से परागनालिका का क्या होता है? विकास होता है। यानी आप फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पे परागकण है यानी कि परागकोश से मुक्त हो रहा है। मुक्त होते ही 2 अलग अलग कोशिकाओं में बट गया, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, जो छोटी कोशिका होगा उसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। समझ गए? और ये
जो हमारा जनरेटिव कोशिका है, सेल है, ये आगे विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करता है और कुछ समय बाद धीरे धीरे प्रागनालिका का विकास होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। यही दो केंद्रक आकर यहाँ पर दो नर युग्मक का निर्माण करेगा। इसके बाद धीरे धीरे प्रागनालिका का क्या होता है, विकास होता है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन था परागकणों के अंकुरण का सचित्र वर्णन करें, तो चित्र सहित आप इसको व्याख्या कर दीजिएगा। समझ गए? तो बाबू आप स्क्रीनशॉट मारकर इसको रख लीजिए और उतार लीजिए। समझ गए? थोड़ा सा अगर चाहते तो हम टाइपिंग करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग को लिख लिख के पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आती है, आप लोग को भी समझ में बढ़िया से आएगा। समझ गए? तो बाबू तो आज की क्लास इतना ही, इसको उतार लीजिएगा। और आज के लिए आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।